हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास और आगामी कुछ अन्य क्लासेस में हम गुप्त काल के बारे में अध्ययन करेंगे और हम ये जानेंगे कि गुप्तकालीन इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई और गुप्त वंश से संबंधित प्रमुख शासक कौन कौन से हुए, उनकी उपलब्धियां क्या रही। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो ऐसे कौन से क्षेत्र थे जिनमें हुई उन्नति के फलस्वरूप इसे स्वर्ण युग की संज्ञा प्रदान की गई, और साथ ही गुप्त वंश के पतन के कारण क्या रहे। इन्हीं सब बातों के बारे में आगामी कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम सबसे पहले गुप्तकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। गुप्त वंश का शासन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बहुत सारे विद्वानों द्वारा इस वंश के शासन को भारतीय पुनर्जागरण या स्वर्ण युग का काल माना गया है। गुप्त शासकों ने मौर्यों के उपरांत सातवाहनों और कुषाणों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर से भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया और उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था लागू की और कला, धर्म, साहित्य, शिक्षा और ज्ञान विज्ञान को भी प्रश्रय प्रदान किया। उत्तरी भारत में कुषाण वंश के पतन और गुप्त वंश के उदय के मध्य की जो राजनीतिक स्थिति है उसको सामान्यतः अंधकार युग कहा जाता है और यह एक तरह से राजनीतिक विशृंखलता का युग था। किसी मजबूत केंद्रीय सत्ता के अभाव में बहुत सारी नई नई शक्तियों का उदय समय हो रहा था जो एक दूसरे पर हावी होने का प्रयत्न कर रही थी। राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहुत सारे गणराज्य शक्तिशाली बन गए थे। मालव, योधे, अर्जुनायन, मद्र आदि जो गणतंत्र थे उन्होंने विदेशी सत्ता पर आघात कर अपनी प्रभुता स्थापित की। पद्मावती, विदिशा और मथुरा में नागों की शक्ति का अभ्युदय हुआ और दक्कन की अगर हम बात करें तो सातवाहनों के उपरांत वाकाटक शक्तिशाली बन गए। इसी समय गुप्तों का भी उदय हो रहा था और गुप्तों द्वारा अपनी सैनिक क्षमता और कूटनीतिज्ञता के बल पर इन सभी शक्तियों को अपना समर्थक या अधीनस्थ बना लिया गया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई। गुप्त काल में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक और कला यानी हर क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति की और ये जो काल था वो विदेशी लेखकों द्वारा भी प्रशंसित था। इस युग में सुखी और समृद्ध समाज की स्थापना हुई, बृहत्तर भारत की अवधारणा की क्रियान्विति हुई और गुण ग्राहकता, धर्म सहिष्णुता इस युग की प्रमुख देन थी। सांस्कृतिक उन्नति के कारण इस युग के विषय में जानने के लिए प्रचुर सामग्री हमें मिलती है। गुप्त युग के इतिहास की जो सामग्री है उसे अनेक भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे साहित्यिक, अभिलेखीय, मुद्राएं, मुहरें, स्मारक आदि। सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तकालीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों की। तो गुप्त काल पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक सामग्री के अंतर्गत पुराण, धर्मशास्त्र, काव्य और नाट्य साहित्य और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत मुख्य कहे जा सकते हैं। गुप्त काल पर पुराणों से महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण और भविष्योत्तर पुराण इस दृष्टि से विशेष रूप से उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। कुछ समय पहले तक पुराणों को प्रामाणिक नहीं माना जाता था, लेकिन आधुनिक विद्वान पुराणों की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। पुराणों से गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास, सीमा निर्धारण और सांस्कृतिक कार्यकलापों के विषय में जानकारी मिलती है। धर्मशास्त्रों से भी गुप्तकालीन धर्म, संस्कार, स्त्रियों की दशा और नैतिक आदर्श के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्त काल में संभवतः बृहस्पति, व्यास, हारित आदि स्मृतियों की रचना हुई थी। गुप्त काल के विषय में काव्य और नाटकों से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कुमुदी महोत्सव नामक नाटक की लेखिका विजिका नामक एक विदुषी थी और इस नाटक से मगध की तत्कालीन स्थिति और गुप्त वंश के विषय में हमें नवीन जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास को भी जो अधिकांश विद्वान हैं वो गुप्तकालीन ही मानते हैं और उनकी रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम नामक रचनाओं से गुप्तकाल पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। विशाखदत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक का कथानक मुख्य रूप से मौर्यकालीन है, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना के विषय में इस नाटक से हमें जानकारी प्राप्त होती है। शूद्रक के मृच्छकटिकम नामक नाटक से गुप्तकाल की न्याय, दंड विधान और सामाजिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है।
वात्सायन के प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र से तत्कालीन वेशभूषा, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, वाद्य और संगीत तथा जनता के मनोविनोद के साधनों के विषय में हमें पता चलता है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प नामक बौद्ध ग्रंथ से विशेष रूप से परवर्ती गुप्त शासकों के विषय में सामग्री मिलती है। जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और तिलोत्तमपणति से गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल में और उसके उपरांत बहुत सारे विदेशी यात्रियों द्वारा भारत की यात्रा की गई, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में गुप्त काल संबंधी बहुत सारे तथ्यों का उल्लेख किया है और ये जो वर्णन है वो निष्पक्ष होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। फायान नामक चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और उसके ग्रंथ फो काओकी से तत्कालीन सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के विषय में पता चलता है। सुंग युन नामक यात्री के वर्णन से हूण आक्रमण के विषय में हमें जानकारी मिलती है। हिनसंग नामक चीनी यात्री हालांकि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, लेकिन गुप्त काल के विषय में भी उसके यात्रा वृत्तांत सियुकी नामक ग्रंथ से प्रकाश पड़ता है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया और उसके वर्णन से गुप्तों के मूल निवास स्थान के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। 11वीं शताब्दी में आए मुस्लिम यात्री अल बरूनी के वर्णन से गुप्त संवत की तिथि को निर्धारित करने में सहायता मिलती है। गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी के लिए जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेखों की। तो गुप्त वंश के इतिहास के निर्माण में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से मिले अभिलेखों से महत्वपूर्ण सहायता हमें मिलती है। ये गुप्त अभिलेख शिलाओं, स्तंभों और ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण हैं। इन अभिलेखों की भाषा संस्कृत है। इन अभिलेखों में शासकों की वंशावलियाँ, शासक और प्रशस्तिकार का नाम उत्कीर्ण है। इसीलिए जो गुप्त अभिलेख हैं वो सबसे ज़्यादा प्रमाणिक स्रोत माने जाते हैं। अभिलेखों के प्राप्ति स्थल के आधार पर साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण करने में हमें सहायता मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रमुख गुप्त अभिलेख हैं वो हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग और ऐरन अभिलेख, चंद्रगुप्त के मेहरौली और उदयगिरी शैव गुहा अभिलेख, रामगुप्त के लेख, कुमारगुप्त के भिलसद, गढ़वा, मंदसौर अभिलेख, स्कंदगुप्त के भीतरी, जूनागढ़ और कहोम अभिलेख और भानुगुप्त का ऐरन अभिलेख। अब हम बात करते हैं मुद्राओं और मोहरों की। तो गुप्तकालीन मुद्राओं और मोहरों से तत्कालीन स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है और गुप्त युग से भारतीय मुद्रा के इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ होना माना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण, चांदी और तांबे की मुद्राओं का निर्माण हुआ था और मुद्राओं के प्राप्ति स्थान के आधार पर जो साम्राज्य की सीमा है उसको निर्धारित करने में बहुत अधिक सहायता हमें मिलती है और साथ ही जो तत्कालीन आर्थिक स्थिति होती है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। तो गुप्तकालीन जो उपलब्ध मुद्राएं हैं उनसे भी हमें विशिष्ट घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है। जैसे जो चंद्रगुप्त प्रथम के काल में गुप्तों और लिच्छवियों के मध्य वैवाहिक संबंधों की स्थापना हुई, उसकी स्वर्ण मुद्रा के आधार पर वो ज्ञात होती है। उसके अग्रभाग पर चंद्रगुप्त और उसकी रानी कुमार देवी के चित्र अंकित हैं और उसके पृष्ठभाग पर लिच्छवे शब्द उत्कीर्ण हैं। समुद्रगुप्त की वीणा वादन में रुचि का जो ज्ञान है वो उसके वीणा वादन प्रकार के सिक्कों से हमें होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय केवल उसके सिक्कों से ही हमें ज्ञात होती है। गुप्तकालीन बहुत सारी मोहरें वैशाली से हमें मिली हैं जिनसे तत्कालीन प्रांतीय और स्थानीय व्यवस्था के विषय में प्रकाश पड़ता है। गुप्त काल के बहुत सारे स्मारक और कलाकृतियां भी हमें मिली हैं जिनसे तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है। इन स्मारकों से गुप्त काल में भारत की सांस्कृतिक उन्नति और राजा और प्रजा की धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। गुप्तकालीन कलाकृतियों से गुप्त शासकों के धर्म सहिष्णु होने के बारे में भी हमें पता चलता है। गुप्तकालीन स्मारकों में जो प्रमुख हैं वो हैं भुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का ईंटों से निर्मित मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जिनसे गुप्त काल में प्रारंभ हुई शिखर बनाने की परंपरा के विषय में पता चलता है। मंदिरों के अलावा गुप्तकालीन अन्य जो प्रमुख स्मारक हैं वे हैं स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, बुद्धगुप्त का गरुण स्तंभ, चंद्रगुप्त का मेहरौली लोह स्तंभ और शिव, विष्णु, बुद्ध के अलावा दुर्गा, गंगा और यमुना आदि की मूर्तियाँ।
धातु की जो बनी हुई मूर्तियाँ हैं वो भी बहुत दायत में मिली हैं और ये सुल्तानगंज से हमें मिली है। चित्रकला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अजंता और बाकी गुफाओं के जो चित्र हैं वो अनुपम कहे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि गुप्त काल पर प्रकाश डालने वाले बहुत सारे स्रोत हैं जिनके आधार पर गुप्त काल के प्रामाणिक इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। और इस प्रकार साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के वृतांत, गुप्तकालीन अभिलेख और मुद्राएं, मोहरें और स्मारक उस स्वर्णिम युग की झलक प्रदान करते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास को विश्व के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।